नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम आमने सामने। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके सवाल और जवाब जो आप हमसे पूछते हैं वो भी इस वीडियो में हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो चुका है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने कुछ बात रखी है। उसमें विपक्ष को नसीहत देने से लेकर के तमाम चीजें हैं। और प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे संसद के बाहर तो ये लग नहीं रहा था कि उनके पास भी संसद की गरिमा जैसा कुछ है। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बीच में हम सब कुछ बातचीत करेंगे। सीधा चलते हैं, हमारे साथ है अशोक कुमार पांडे सर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। नरेंद्र मोदी संसद की गरिमा, संसद के संस्कार विपक्ष को सिखा रहे हैं और उनके भाषण में लगातार अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नीति पर जोर देना चाहिए, तमाम ये चीजें वो बोल रहे हैं। क्या उन्हें अपना दौर नहीं याद आ रहा है? नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि वो जो खुद करते हैं वो दूसरों पे डाल देते हैं। वो सबको गरिमा सिखाते हैं लेकिन किसी गरिमा का कभी पालन नहीं करते हैं। संसद में अक्सर होते नहीं हैं, आखिरी टाइम पे जाते हैं, लंबा सा भाषण देकर फिर निकल लेते हैं। बाकी सब बातें तो बाद में करेंगे। पहली बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी संसद में क्या करती रही है। अरुण जेटली बड़े नेता रहे हैं और बहुत लोगों का यह मानना है कि अरुण जेटली की वजह से ही आज नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अरुण जेटली का एक बयान है, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार संसद को परेशान कर रही थी, संसद को चलने नहीं दे रही थी और पत्रकारों ने पूछा कि आप संसद को क्यों नहीं चलने देते हैं, तो अरुण जेटली का बयान है, और उस समय सरकार यूपीए की थी, अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थे। उस समय अरुण जेटली का बयान यह है कि संसद को चलाना सरकार का काम है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है। विपक्ष को ताना मारने, विपक्ष के बारे में घटिया बातें करने, विपक्ष के बारे में अपमानजनक बातें करने में इनको बड़ा मजा आता है। मैं पिछली संसद का एक उदाहरण अधूरा दूं। इन्हीं के एक सांसद जो है वो दानिश भाई को क्या क्या कह के गए हैं उसी संसद में। जी, विधोड़ी साहब ने क्या क्या कहा था। आप जरा कल्पना कीजिए कि इनका सांसद वहां खड़ा होके एक मुस्लिम सांसद के लिए ऐसी घटिया बात का इस्तेमाल करता है। ये किस मुंह से गरिमा की बात करते हैं? किस मुंह से ये संसद के गरिमा की बात करते हैं जब उपराष्ट्रपति को विदाई तक देने के लिए ये तैयार नहीं होते हैं? जी। उपराष्ट्रपति इन्हीं के चुने हुए थे, कोई कांग्रेसी नहीं थे। और भैया इनको पूरी सलामी देते थे। विपक्ष को लगातार सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। जी। राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया। मोदी जी के सामने लगभग 90 डिग्री पे झुक जाते थे। जी। विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते थे और जब पक्ष के लोग बोलते थे तो धीमे धीमे मुस्कुराते रहते थे। उनका जरा सा दाया बाया मामला हो गया तो न केवल उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया बल्कि जो संसद की परंपरा है उसके तहत उनको विदाई तक नहीं दी गई। और ये भाई साहब बात करेंगे गरिमा की बात, ये बात करेंगे कि संसद की मर्यादा रखी जाए। जी। नरेंद्र मोदी जी, मर्यादा इस बात में है कि विपक्ष के नेताओं से मिलकर बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। एक छोटी सी बात आखिरी कह के फिर आपका अगला सवाल लेता हूं। जी। युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान से बन गई थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा शोर मचाया जाता था। उस समय सर्वदलीय बैठक हुई। जी। सभी दलों ने सरकार को समर्थन किया। उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सारे बड़े नेता थे। जी। राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लोकसभा के नेता राहुल गांधी थे, इसके अलावा भी सारे लोग थे। एक आदमी उसमें नहीं गया, सर्वदलीय बैठक में एक आदमी नहीं गया, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जो इस देश का प्रधानमंत्री है। तो विपक्ष का वो कितना सम्मान करते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति में भी विपक्ष के साथ आमने सामने बैठकर आधा घंटा बात करने का उनके पास टाइम नहीं है, और वो सिखाएंगे मर्यादा। जी, मर्यादा के बाद सर हम आ जाते हैं एक बहुत बड़ी चीज। हालांकि वो कहते हुए कितना इस बात को समझ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस पर जरूर बात करेंगे कि वो विपक्ष के सांसदों को, खासकर उनके यहाँ जो नए सांसद आए हैं, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे कि उनके यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि भाजपा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बची। कितने नए लोग भाजपा में बोलते हैं? कितने नए लोग हैं जो भाजपा में बोलते हैं? मैं कांग्रेस से आपको नाम गिना देता हूं। बहुत सारे नए लोग जो बिल्कुल पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, उन्होंने संसद में अपनी बात रखी है। इमरान प्रताप गढ़ी
पहली बार राज्यसभा के मेंबर बने हैं, युवा हैं जी, लगातार उन्होंने बात रखी है जी। राजस्थान की एक दलित महिला है जो एमपी बन के आई है, एकदम यंग लड़की है वो जी, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है और पूरी गरिमा के साथ बात रखी है। अरे यहां तो राहुल गांधी को नहीं बोलने देते और नए लोगों की बात कर रहे हो आप। राहुल गांधी बोलते हैं तो कैमरा कहीं और कर दिया जाता है। पिछली बार तो उन्होंने कहा कैमरा इधर कीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो पता नहीं था, तो राहुल गांधी जो ही बोलना शुरू करते थे कैमरा कहीं और कर दिया जाता था कि कहीं देश की जनता राहुल गांधी को बोलते हुए सुन न ले। जी, जी। विपक्ष को समय नहीं दिया जाता, यही तो शिकायत थी। जीरो पीरियड में विपक्ष को समय नहीं दिया जाता है, बाकी समय विपक्ष को समय नहीं दिया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग बोलते रहते हैं और जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं रोकते नहीं है। विपक्ष के लोगों को हर 5 मिनट पर घड़ी याद दिलाई जाती है। और ये बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। अरे इस देश में पत्रकारों को, इस देश में लेखकों को, इस देश में आम लोगों को आप अभिव्यक्ति की आजादी तो दे नहीं पा रहे हो। कांग्रेस का एक लड़का है, युवा कार्यकर्ता है मंजीत घोषी, मध्य प्रदेश का रहने वाला, एक ट्वीट के चलते उसको गिरफ्तार करके तिहाड़ में रखा गया है। सोनम वांगचुक जो सरकार के इतने बड़े समर्थक थे, मोदी जी के समर्थक थे, मोदी जी ने जो वादा सोनम वांगचुक के साथ और वहां के लोगों के साथ 8वीं अनुसूची देने का किया था, वो वादा पूरा करने की मांग करने पर इतना सब तमाशा बना दिया गया कि अब वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हो गए। महीनों हो गए उनको जेल में और केस चल रहा है धीरे धीरे, पता नहीं कितने दिन जेल में सड़ेंगे। उमर खालिद और बाकी सारे लोगों का 5 साल से मुकदमा चल रहा है, ढंग से सुनवाई नहीं हुई, चार्जशीट नहीं बनी और 5 साल से ज्यादा वक्त से वो लोग जेल में हैं। और मोदी जी बात कर रहे हैं, अरे चिंता कर लीजिए दूसरों की जी। विपक्ष के युवा नेताओं की जगह अपने लोगों की जरा चिंता कर लीजिए कि कितनी आजादी है आपके यहां लोगों को बोलने की। वो जो बिहार वाले आरके सिंह साहब थे, ठीक है ना, इस देश के सबसे बड़े बाबू रहे हैं, जी जी, हमारे सेक्रेटरी रहे हैं वो, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अडानी जी को जमीन दी गई बिहार में, उस पर सवाल उठा दिया तो चुनाव के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और बात कर रहे हैं व्यक्ति की आजादी की। क्या आरके सिंह को व्यक्ति की आजादी नहीं है? इतने सीनियर आदमी हैं। तो मैंने कहा ना कि मोदी जी जो खुद करते हैं उसी का आरोप सामने वाले पे डाल देते हैं। ड्रामा करने में बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है? हाँ, लेकिन ड्रामे की बात आज कर रहे थे कि ड्रामा करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है ड्रामा करने में। चुनाव आता है, मंदिरों में मोदी जी की ऐसी तस्वीरें आती हैं कि भगवान जी नहीं दिखते हैं, मोदी ज्यादा दिखते हैं। भगवान जी की तरफ पीठ करके पूजा करते हैं और फोटो 8 एंगल से फोटो और वीडियो बनता है। लोकसभा चुनाव के पहले चले जाते हैं विवेकानंद रॉक पे बैठकर जो है, हाँ, तपस्या करने लगते हैं जी। और दुनिया की इकलौती तपस्या है वो जो 12-13 कैमरों के बाद होती है। हम लोग भी ध्यान लगाते हैं, कई बार जब ध्यान लगाते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करके एक तरफ रख देते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं कि जरा सा भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई ना आए। और सोचिए कितने बड़े योगी हैं कि इनकी तपस्या में 12 लोग कैमरे से खींच रहे होते हैं, शायद सिक्योरिटी भी वहां आसपास होती हो और इनकी तपस्या चलती रहती है। और ये ड्रामे की बात करेंगे दूसरों से, और उसके लिए कह रहे हैं कि ड्रामे के लिए और भी जगह है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये 18वीं लोकसभा का 6वीं बैठक ये होने जा रही, 6वां सत्र है और इसमें 10 बिल पेश होने हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इसमें महाभियोग भी लाया जा सकता है चुनाव आयुक्त के खिलाफ, और कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें एटॉमिक एनर्जी बिल है, हाईवे बिल है, नेशनल हाईवे बिल है, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान का 131वां संशोधन बिल भी इसमें लाया जाएगा। अब इसको लेकर के थोड़ा हम भी कयास लगा रहे हैं और भी समाचार इसको ये डिटेल्स आ जाए तो इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत बात करने की वजह है इस बिल के बारे में। 10 बिल हैं जिसको हम क्रमवार तरीके से आपको स्क्रीन पर हम जरूर दिखा देंगे। ये बिल है, हालांकि उससे पहले एसआईआर को लेकर के बहुत असल मामला जो है वो एसआईआर का है। हाँ। एसआईआर का मामला कोर्ट में भी फंसा हुआ है जी। कल अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से बहस की है एसआईआर पर, बहुत क्लियर कर दिया है कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जाके काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जो अधिकार दिया उसको राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर करने का अधिकार नहीं है, ये उन्होंने संविधान से सिद्ध किया। नागरिकता साबित करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो नहीं है नागरिकता साबित करने वाला। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं जिसके चलते इनको एसआईआर की डेट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी। बिल्कुल। और इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। विपक्ष इस पर बहस नहीं करे तो किस पर बहस करे बताइए भाई। नरेंद्र मोदी जी दिन में कितनी जैकेट बदलते हैं उस पर बहस करें।
नरेंद्र मोदी जी के चश्मे के मॉडल पे बहस करे, राम जन्मभूमि पे बहस करे, किस चीज पर विपक्ष बहस करे? अगर आज लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है, तो एसआईआर पे आप बहस क्यों नहीं होने दे रहे? विपक्ष क्या मांग रहा था? सोना चांदी मांग रहा था? विपक्ष क्या मोदी जी से कह रहा था अपनी कुर्सी खाली कर दीजिए, थोड़ी देर हम बैठ जाएं? विपक्ष तो कुछ ऐसी मांग कर नहीं रहा था। विपक्ष केवल और केवल एसआईआर पे बात करना चाहता है। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं एसआईआर पे बात? एसआईआर पे बात अगर देश की सबसे बड़ी जो अदालत है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और देश में चुने हुए लोगों का जो सबसे बड़ा मंच है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, अगर वहां नहीं होगी एसआईआर की बात तो कहां होगी? ये सरकार एसआईआर पर बहस नहीं चाहती है। ये सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के नेता एसआईआर पर इसको नंगा करें, इसकी साजिश का खुलासा करें। सिर्फ इसलिए जो है संसद नहीं चलने दी जा रही है, लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है बोलने की। और असल में ये विपक्ष के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, जिस अभिव्यक्ति की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और खासकर सर इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का भाषण जो शुरू में हुआ सत्र चलने के पहले, और सत्र स्थगित हुई, कल के लिए स्थगित हो गई है। नरेंद्र मोदी जिस तरह का कह रहे थे कि ये नाटक ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा, ये हिदायत दे रहे हैं, ये सीधा धर्म की चीज। ये तानाशाही अंदाज है उनका। उनका कोई मुखालिफत करता है तो वो ड्रामा है जी। और वो कहते हैं तुम्हारी भैंस कोई छुड़ा ले जाएगा तो वो ड्रामा नहीं है। वो जो है सन्यासी की तरह ड्रेस पहन के तिलक लगा के पूजा करने पहुंच जाए तो वो ड्रामा नहीं है जी। लेकिन संसद में कोई उनसे सवाल पूछ ले तो ड्रामा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद लगता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी मोदी नारा लगता रहे, हाउडी मोदी होता रहे, विदेश जाए तो जबरदस्ती सबके गले पड़ जाए, जबरदस्ती हाथ मिलाएं, कहीं उंगली दिखाएं, दो लोग बात कर रहे हो ताकि फोटो अच्छी मिल जाए, तो वो सब ड्रामा नहीं है। ड्रामा संसद में है सवाल पूछना। ये भाषा है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री से सीनियर सांसद बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री से पहले से संसद में हैं, और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री से पहले से संसद में हैं। ये ड्रामा सिखाएंगे? ये भाषा है प्रधानमंत्री की। ये सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की भाषा नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो विपक्ष चाहता ही नहीं है। अरे जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हो, जो विपक्ष मुक्त भारत की बात करता हो, उसको लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है? कल कांग्रेस कहे कि भाजपा मुक्त भारत चाहिए, हमको जेडीयू मुक्त भारत चाहिए, हमको सपा मुक्त भारत चाहिए, मैं कहूंगा कांग्रेस तानाशाही कर रही है। हमको तो सबसे युक्त भारत चाहिए, हर विचार यहां पर हो, हर धर्म यहां पर हो, हर जाति यहां पर हो जी। और संसद वो जगह हो जहां पर बैठकर अपने अपने लिए और अपनी जनता के लिए सब खुल के बात कर सके, बहस कर सके, तब तो लोकतंत्र है जी। बिल्कुल। इस तानाशाही को लेकर के, और 20वीं सदी के तानाशाह जैसी किताब आपकी आई है, हम उसको छोटा सा ले लेते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया है कि 21वीं सदी के तानाशाह की भी बात करिए, कब करेंगे उसको? सवाल ये नहीं है, सवाल ये इतना आसानी से नहीं होता है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे तानाशाही क्या होती है, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 21वीं सदी के तानाशाह का अगला कदम क्या होगा जी। तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 21वीं सदी के तानाशाह की जो तारीफ कर रहे हैं उनकी गति क्या होने वाली है, और तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 21वीं सदी के तानाशाह अपने देश को कैसे कदम दर कदम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। एक चार्ट में दिखा देना चाहता हूं अपने लोगों को, इसको प्लीज स्क्रीन पे लगवा दीजिएगा जी। इसमें रुपए की गति है। नेहरू जी के समय कहां था रुपया और मोदी जी के समय कहां रुपया आ गया, और इसके बावजूद मीडिया अगर कह रहा है कि देश प्रगति कर रहा है और तरक्की कर रहा है, तो तानाशाही किस तरह से काम करती है वो समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने किताब जो लिखी वो 20वीं सदी के तानाशाहों पर लिखी जी। 21वीं सदी पर जब वक्त आएगा तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 20वीं सदी की तानाशाही को समझना जरूरी है, ताकि आप 21वीं सदी के तानाशाह की मुखालिफत करने के लिए खुद को तैयार कर सकें। हाँ, और उसे महसूस कर सकें। हम दोनों तरफ से सवाल जवाब लेते हैं, आपके सुझाव भी लेते हैं, और चलते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं आपके सवालों का। माफ्ताब आलम सऊदी से लिख रहे हैं, सर इस वक्त एक शासक अमेरिका में है जो पूरे यूरोप को चाइना की तरफ कर रहा है, और एक हमारे यहाँ शासक हैं जो पूरे अरब को पाकिस्तान के करीब करने में मदद कर रहे हैं। इनका सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। विदेश नीति पर सवाल, विदेश नीति पर, और यह हकीकत है कि अरब मुल्क जो है वो हमारे करीब रहे हैं। सऊदी अरबिया से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, ईरान से तो हमारी ट्रेडिशनल दोस्ती रही है आजादी के पहले से। मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह के जो चाचा थे अजित सिंह, जब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो यहाँ से भाग के ईरान गए थे। ईरान के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी, सऊदी अरबिया के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी, और आज हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो ट्रांजिट वीजा पर रोक लगा दे रहा है, और सऊदी अरबिया जाकर पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले रहा है, और वो भी
युद्ध का समझौता कर रहा है कि जंग के हालात में अगर सऊदी अरबिया के खिलाफ कोई जंग होती है तो पाकिस्तान ये मान के चलेगा कि उसके खिलाफ जंग हो रही है, और पाकिस्तान के साथ कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया उसमें शामिल होगा। ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। और ये केवल मुस्लिम देशों का मामला नहीं है, आपका कोई दोस्त ही नहीं बचा असल में। नेपाल और भूटान जैसे दोस्त जो है वो चाइना के करीब है। आपकी हालत यह है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, दोनों चाइना के करीब हैं, तो 3 आपकी सीमाएं हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है किसी सीमा पर। तो विदेश नीति का यह भयानक फेल्योर है, जो मैंने कहा, गले मिलना, उंगली दिखाना, ये करना, ये सब चल रहा है। लेकिन मोदी जी की पर्सनल छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, देश का नुकसान हो रहा है जी। ये बिल्कुल आफ्ताब साहब ने सही सवाल पूछा है, और बिल्कुल वो सऊदी से है तो वो इस बात का दर्द उनको महसूस हुआ होगा जब सऊदी और पाकिस्तान का समझौता हुआ होगा कि बताइए, कभी हमारा मुल्क था, हमको इतनी इज्जत, मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत हमेशा मिलती रही है, लेकिन जो हालात हैं उसमें ये सब बदल रहा है और ये दर्द का सबब है। आफ्ताब जी, आपका सवाल, आपका उत्तर जरूर मिला होगा, आपकी चिंता एकदम वाजिब है। महबूब अली जी ने ये सवाल पूछा है कि विश्व कोर्ट में मोदी को क्यों नहीं बुलाया जाता वोट चोरी और हिंदू मुस्लिम विवाद के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसा कुछ मुकदमा गया है और जाएगा भी, ऐसा भी नहीं लगता है। ये इंटरनल मसला, इस पर हमको खुद ही लड़ना होगा अभी जी। हाँ, जब तक एक्सटर्नल मसले नहीं होते हैं या कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, ऐसे अगर इंटरनेशनल कोर्ट करने लगे तो मोदी से पहले मुझे लगता है कि ट्रंप को भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ेगा। सर, हमने SIR को लेकर और BLOs की जो आत्महत्याएं उनको लेकर के काफी वीडियोस बनाया, तो ये हमारे दर्शक जो है उसमें से काफी लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, और आपका शुक्रिया कि आप कम से कम उन वीडियोस को देख करके अपनी समस्या में बता रहे हैं। गीता रंगराजन जी हैं जो कि त्रिवेंद्रम से हैं, केरल से, उन्होंने लिखा है कि आवर BLOs हैज आल्सो एक्सप्रेस दैट ही इज आल्सो इन हाई टेंशन टू फुलफिल टाइम टारगेट। वो दबाव की वो बिल्कुल है। त्रिवेंद्रम से आप हैं और केरला की बात कर रही हैं, जाहिर तौर पे बहुत शुक्रिया गीता जी। मैं और भी दर्शकों से कहूंगा कि अपने इलाके के जो अपडेट्स हैं कमेंट में हमें दिया करें, ताकि हमें भी दुनिया और देश के बारे में और ज़्यादा ज़मीनी जानकारी मिले। मैं यही कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि ये चुनाव आयोग और सरकार दरअसल BLOs की हत्यारी है। मैं जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, कल यूपी के एक BLO के साथ जो हुआ, जो उसने किया, और उसका वीडियो देख के मुझे रोना आ गया। मैंने कहा यार, इस देश को कहाँ पहुंचा दिया गया है। और मैं वही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी है कि महीने 1.5 महीने में ही आपको पूरा करना है, इसको 6 महीने में क्यों नहीं किया जा सकता? कौन सा लोकसभा चुनाव तुरंत होने वाला है? लोकसभा चुनाव के पहले का आप टारगेट बनाइए, आपके पास 3-3.5 साल पड़े हुए हैं, आप आराम से करवाइए ताकि BLO समय देकर हर जगह जा सके और जिंदा रह सके। बिल्कुल, आप किसी एक आदमी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं दे सकते कि दिन रात लग के भी पूरा ना कर पाए और उसके बाद इस तरह का। लेकिन हालांकि मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर आप BLO हैं या आपके रिश्तेदार कोई BLO हैं, आपके आस पड़ोस में कोई BLO हैं, तो उनसे बात कीजिए, कहिए कि भाई नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन ये वाला काम मत कीजिए। आप जब एक बार ये काम कर देते हैं तो परिवार के लिए, देखिए बाकी लोग तो भूल जाएंगे रोग आके, लेकिन परिवार के ऊपर वो जीवन भर का संकट होगा। इसलिए प्लीज ये काम मत कीजिए, इससे तो अच्छा है नौकरी छोड़ दीजिए। कोई ना कोई रास्ता जिंदगी आपको दिखा ही देगी। बिल्कुल, अब देखना यह है कि शीतकालीन सत्र ये जो शुरू हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अभिव्यक्ति की बात कही है, क्या वो विपक्ष की भी अभिव्यक्ति वहां पर सुनेंगे, उसे जानेंगे, समझेंगे, और जो ये बिल आने वाले हैं, इन बिल पर हम लगातार चर्चा करेंगे, नजर बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज, और कमेंट जरूर करिए, सवाल भी हमसे पूछिए, आपके सवाल हम लेते रहेंगे और उसका जवाब भी आपको देंगे। धन्यवाद।